बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। एक्चुअली अभी हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि सब लोग अपने कुर्बानी के जानवर की प्लानिंग कर रहे होंगे, सो आप लोग भी कर रहे होंगे। हर घर में आजकल ये चीज़ें, और बच्चे बड़े शौकीन हैं इन चीज़ों के। बच्चों की तरफ से तो अभी से प्लानिंग शुरू हो गई है और गर्मी इतनी शदीद है, सो सब लोग चाहते हैं कि कम कीमत में अच्छा जानवर मिल जाए। ये एक मुश्किल टास्क होता है और इसके लिए आजकल लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं लोगों को देखती हूँ रेट का अंदाज़ा करने के लिए। मतलब हम हर चीज़ पे सोशल मीडिया पे डिपेंड करते चले जा रहे हैं, हालांकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। जब आप लोगों ने वो व्लॉग्स बनाए होते हैं ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए, असल कीमत वो नहीं होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि टीवी पर, सोशल मीडिया पर जब आप जाते हैं तो कीमतें जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। सो अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दिया लोगों ने, ज़रूर कीजिए। और सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी बिलाशुबा एक बड़ा फरीज़ा है। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। वैसे भी काफ़ी टाइम है, बकर मंडियाँ भी लगेंगी, हम आपको वो भी दिखाएंगे। पर आयशा कह रही है कि एक दफ़ा वहाँ पे भी जाके जिक्र कर लूँ मैं अपने रिपोर्टर से कि क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने ईद की तैयारी कब से शुरू करनी है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई और हसन अली हमारे साथ मौजूद है। क्या हाल चाल है अल्लाह का। आमिर भाई, ईद की प्लानिंग करना शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारी ख़वातीन हैं वो बहुत खुश नसीब हैं। उनको बहुत ही कम उम्र में एक अच्छा कुर्बानी का जानवर पला पलाया मिल जाता है और वो उसको हर साल क्या हर रोज़ अगर ये कह देना हर रोज़ कुर्बान करती हैं और वो बेचारा हर रोज़ इतने मजलूम नहीं अपनी खुशियाँ, अपनी दोस्तियाँ, अपनी यारियाँ, अपनी रिश्तेदार, अजीज़ों कारब, ये सारे गिले सबको कुर्बान करता करता आखिरकार ये ईद उल अज़हा पर जो कुर्बानी है उसके लिए भी कुर्बान होने को तैयार हो जाता है। अब कुछ की इस्तात कुछ है, कुछ बकरा ले सकते हैं। वो उनसे दरख्वास्त है कि बकरा जब लें तो मुझे याद रखें। कुछ जो है वो बड़े जानवरों में हिस्सा डालते हैं और जिनमें हम भी शामिल हैं। बकर मंडियाँ लगेगी तो बकरों का पता चलेगा। मैं बकरों को कहता हूँ जो बकरे घर में आप औरतों ने रखे हुए हैं उनका पता चलेगा, उनकी जेब की इस्तात क्या है, उसके हिसाब से बस अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। हसन बस शुरू कर दी है प्लानिंग, देखें अब क्या होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको ये है कि हमारा ये होता है कि ईद से एक आधा दिन पहले लेके आए, क्योंकि जानवर की एहतियात बड़ी गर्मी वो बहुत ज़रूरी है। बच्चे चाहते हैं और बच्चों का यही है कि वो मेरी दोनों बेटियां जो हैं वो अभी से शुरू हो गई हैं, बाबा बकरा कब लेना। मैंने कहा अभी देखते हैं, अब करते हैं, कोई हिसाब किताब लगाते हैं कि किस तरह से करना है, क्या करना है। अब प्लानिंग तो शुरू कर दी है, बाकी अब देखें क्या होता है। जो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। इसके लिए तैयारियां तो सब कर रहे हैं। शहर में बकर मंडियाँ जब लगेंगी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर हर रोज़ वहाँ से भी आपको लाइव जो है वो विजिट कराया करेंगे बकर मंडियों का। अभी चलते हैं आज की खबरों की तरफ। पहली खबर, दूध के नाम पर सफ़ेद जहर की सप्लाई, खाद, सरफ, साबुन की मौजूदगी का भी इंकशाफ। आवाम की झुकी कमर के लिए टैक्सों का नया बोझ भी तैयार, डिटेल बताएंगे आपको। महकमा दाखिला ने भीख की हौसला शिकनी के लिए नया प्लान तैयार कर लिया। जेलों में बेकारियों के लिए बैरक मुख्तस करने का फैसला। और रोटी की कीमत में इत्तलाक पे कोताहियां भी हो रही हैं, वो भी आपको बताएंगे। वेलकम बैक। हम आ रहे हैं खबरों की डिटेल्स की तरफ। इतनी बड़ी लीड छपी है, हम समझते हैं हम बच्चों को दूध पिला रहे हैं, इतना महंगा दूध आता है बाजार से, क्वालिटी बहुत जो है वो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ है। अच्छा, एक दो दफ़ा मेरे साथ खुद ये एक्सपीरियंस हुआ। दूध बॉयल किया और जब उसको मैंने ट्रांसफ़र किया प्लास्टिक के एक बर्तन में, बॉटल्स में डाला, सो उसके नीचे एक मोटी सी तय जो है वो दूध की साथ लगी हुई थी। तो उससे अंदाज़ा ये किया गया कि इसमें पाउडर मिलाया गया है। मतलब आप मैक्सिमम कोशिश करके जितनी मर्जी अच्छी दुकान से दूध खरीद लें, अच्छी क्वालिटी का खरीद लें, हम सेटिस्फाइड होते हैं कि अच्छा यहाँ पे दूध की कीमत ज़्यादा है तो यहाँ से अच्छा दूध मिल रहा होगा। ये नहीं होता। केमिकल खाद और सरफ की मिलावट, मतलब इंतहा दर्जे की। अब हम अक्सर देखते हैं फूड अथॉरिटी कार्रवाई करती है और सैंपल चेक करके पूरे का पूरा दूध बहा दिया जाता है, लेकिन कितनी चेकिंग की जा सकती है, इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म क्यों नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। हसन, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी।
क्या कहना चाहेंगे? ना देखें, ये एक ऐसा अहम मसला है कि जिस पे सबको फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि दूध बच्चे जिन घरों में बड़े बूढ़े हर कोई कहता है हर कि कोई न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा अहम जो है रोल वो अहम दूध है। कैल्शियम की कमी है तो आपको तब भी दूध ही चाहिए। अब इसमें आपकी बात ठीक है, लाहौर में देखें रोज़ाना की बुनियाद पे अगर हम बात करें तो हज़ारों लाखों लीटर दूध जो है वो लाहौर में सप्लाई किया जाता है, और इसकी खपत को पूरा करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है बेसिकली, क्योंकि इतना लाहौर देखें, अगर कसूर से दूध आ रहा है तो कसूर वालों को भी तो चाहिए। लाहौर में जिस वक्त वो एंटर होता है, इसका फूड अथॉरिटी ने बहुत सी जगह पे, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि एंट्री पॉइंट्स पे उन्होंने जो है वो अपनी वैन्स खड़ी की होती हैं चेकिंग के लिए। जब वो चेक करते हैं तो वो उसको तल्फ भी करते हैं, लेकिन इसके लिए ना एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो भी इस किस्म के कारोबार में मुलविस है, जो इंसानी जानों से जो खेल रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ऐसा कानून पास करने की ज़रूरत है, ऐसा कानून बनाने की ज़रूरत है कि जिस पे उनको बाकायदा तौर पे सज़ा भी हो, और उनको देख के तो जो दूसरे लोग हैं वो इस किस्म की कोई हरकत ना करें। एक दुकान नहीं है, बहुत कोई भी नहीं। अब आपके पास सिर्फ एक हल है, या तो आप सुबह सुबह, अब जैसे लाहौर में बहुत सी जगह पे अभी भी गांव मौजूद हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने गाय भैंसे रखी हुई हैं, या तो फिर आप ये करें कि एक जानवर दूध वाला जो है वो अपना लेके रख लें। यही एक हल रह गया, और इसके अलावा हल कोई नहीं है। अगर आप दूसरे दूध की बात करें, मिलावट से बचना चाहते हैं तो एक यही हल है। आमिर भाई, फूड अथॉरिटी जो कार्रवाइयाँ करती है, जो हमें स्क्रीन पर नजर आती हैं कि गाड़ी अंदर एंटर हो रही है शहर में, वहाँ पर उसको चेक किया, दुकानों में जाकर अगर कोई मिलावट कर देता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, बराए नाम है, ये कार्रवाइयाँ जितनी भी हैं ये सिर्फ आप टीवी पे दिखाने के लिए वो अपनी एक वीडियो शेड्यूल बना लेते हैं, उस तरह की हैं कार्रवाइयाँ। अब इसी खबर के अंदर मौजूद है, इस पूरी रिपोर्ट के अंदर डीजी फूड जो अथॉरिटी है ये खुद कह रहे हैं कि हमने 4 साल में 600 अफराद को जुर्माने की या सजाएं दी। 4 साल आप में मुझे 600 बताएं, पूरा पंजाब, और उसमें सिर्फ 600। तो ये तो आटे में नमक भी नहीं है। अगर आप कहें ना आटे में नमक के बराबर, एक दूध दही की दुकान, एक नहीं, दो दो अब मेरे मोहल्ले मोहल्ले में यहाँ पे आए थे ये डीजी फूड, जब रियाज था, अभी भी वही है रियाज ही ना जी, मुदस्सिर रियाज, वो आए थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैं कहा सर मेरे मोहल्ले में, उन्होंने फूड मिल्क टेस्टिंग के लिए एक कैंपेन भी शुरू की थी मुदस्सिर रियाज साहब ने। अच्छा, उन्होंने उनसे कहा कि मेरे मोहल्ले में जी 15 दुकानें हैं दूध की, और मेरे ही मोहल्ले का एक दुकानदार ये बार बार ये बात करता है कि खुदारा छापा पड़वा, अच्छा, जो दूध मिल रहा है दुकानों पे दुकानदार ये जुल्म है, और ये दुकानदार वो जहर बेचकर मेरे से आके दूध लेके जाते हैं। आप शाम में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से दुकानदार के घर में दूध मेरे घर से, मेरे दुकान से जाता है। कहता है मेरी दुकान को सबसे पहले छापा मारे, जब मर्जी मारे, सुबह मारे, शाम मारे, आए छापा मारे, अगर मैं होता हूँ गिरफ्तार तो हो जाए। पढ़ा लिखा आदमी है, और वो उसकी ज़मीनें, क्योंकि उनकी 22 ज़मीनें हैं, उनका एक भाई जो है वो इस वक्त माशाल्लाह से डीसी है किसी शहर में, एक उनका भाई जो है वो कोई ऑडिटर जनरल है, खुद वो पढ़ा लिखा आदमी है, और ख़ुद वो सिर्फ शौक़ में ये काम करता है। वो उसने मुझे बारहा कहा, कहते जी आपका बनता है, आप टीवी पे बैठते हैं, खुदारा ये उनसे कहा। मैंने कहा जी मैंने मुदस्सिर रियाज से दफ्तर आए थे, अपील की थी कि ये करवा दें, नहीं आया। अब मुझे बताएं, जब हमारे इलाके में से गुजरे आप, पूरे इलाके में से एक बड़ी गर्मी के साथ एक गर्मी फ्री, एक बड़ी गर्मी के साथ एक गर्मी फ्री, 150 रुपये, 150 रुपये, पॉसिबल ही नहीं है। वो दुकानें बनती हैं, आरजी दुकानें बनाते हैं, उस पर गुब्बारे लगाते हैं, एक जोकर सा खड़ा करते हैं और उसके साथ माइक लगाते हैं। ये तकरीबन मेरे पिछले 2 माह 3 माह के अंदर 20 दुकानें बनी, अपना अपना जहर बेचा और गए, ये गए वो गए, किसी को कुछ पता नहीं क्या बेच के गया। मिलावट के लिए ये समझ आती थी पाउडर मिक्स होता है, ये सर्फ का इस्तेमाल भी होता है, बहुत कुछ है, खाद और केमिकल्स का इस्तेमाल भी होता है। ये तो मुर्दे महफूज करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है, वो भी यूज किया जाता है, मार्फिन के पता नहीं क्या उसका, हाँ जी मार्फिन, वो भी उसमें यूज किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल जहर है। ये जो आप आए दिन रोज सुनते हैं लोगों को अंतरियों का कैंसर हो गया, इतना बढ़ गया। आप किसी दिन ये प्रोग्राम ज़रूर करें, किसी माहिर डॉक्टर को बुलाएं जो कैंसर का माहिर हो, वो आपको बताएगा पेट और अंतरियों के अमराज किस कदर बढ़ गए हैं, और उसकी 2 वजूहत हैं। एक वो मुर्दा मुर्गी जो हम शादी ब्याह पे, नज़र न्याज पे, मुख्तलिफ ये क्लिंटन मार्केट से लेकर खाते हैं, फूड अथॉरिटी के काम है जी, मेरा तो काम नहीं है उसको पकड़ना। दूसरा ये दूध, तो ये फूड अथॉरिटी वो काम नहीं कर रही है जो इसको करना था। मैं हमेशा ये कहता हूँ
ये क्या टीम कम है, कैपेसिटी वो नहीं है? नहीं, इनके पास टीम भी देखिए है, ना, कैपेसिटी आपको भी है। मुझे ये समझ नहीं आती ना कि एक मुझे अथॉरिटी बताएं। आपका दूध कैसे चेक करे, खाने पीने की अशिया, गोश्त की चेकिंग, ये एक मैं बहुत बड़ा आपको तरीका आमिर बताऊं। भाई। पहली बात तो यह है कि जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने जो कवानीन बनाए वो बड़े नाकिस और हल्के हैं। लिमिटेड है। यानी आप जुर्माना करेंगे, मैं जहर बेच रहा हूँ, बच्चों को पिला रहा सही कह रहे हूँ, हैं। आने वाली नस्ल को, जुर्माना मुझे कितना आएगा? 5,000, 15,000, 20,000, कितना हो जाएगा? और वो उसी से और दूध वंश बेच के होएगा, निकालेंगे। उसके बाद दोबारा फूड अथॉरिटी वाला आएगा। और हाँ, जहाँ कहीं दुकानें की उसकी सीलिंग की दुकान जाती है, सील की जाए। खुल जाती है दोबारा, नहीं खुल नहीं, जाती है। 6 माह के लिए नहीं, कानून जब बन जाएगा तो कैसे खुल जाएगी? मुझे ये बताएं, जो दुकान 6 माह के लिए सील हो जाएगी, जिसने वो किराए पे दी है उसकी दुकान भी 6 माह के लिए सील हो गई, जो वहाँ कारोबार करता है उसके भी कारोबार 6 माह के लिए सील हो गया। कौन ऐसे बंदे को कारोबार के लिए देगा? मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये जुर्माना कोई हल नहीं है। आप हेलमेट नहीं पहनना जी, आप 2,000 रुपये दे दें, वो दे देगा। आप उसकी मोटरसाइकिल बंद कर दें ना 6 माह के लिए। मैं देखता हूँ वो कैसे नहीं हेलमेट पहन के निकलता। ये दूध वाले की दुकान ज़रा बंद करें ना 6 माह के लिए, आप देखेंगे ये ख़त्म हो जाएगा काम। लेकिन जब तक आप सख्त सजाएं नहीं देंगे, जो इस्लाम कहता है वो तो हाथ काटने को कहता है, वो तो टांग काटने को कहता है, आप मिसाल तो बनाएं। गर्दन काटने को कहता है। किसी को तो मिसाल आप वो बनाएं ना करें भाई, आप 6 माह के लिए उसका कारोबार बंद कर दें। उसके बाद देखिएगा ना ये ग्वाले पानी डालेंगे ना दूध। और ये जो खपत की बात कर रहे हैं, ये खपत भी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। अगर दूध, अच्छे दूध का अच्छा मुआवजा मिलना शुरू होएगा। कौन बेवकूफ़ है जो 20 पैसे रखता है वो 40 ना करेगा? उसको करेगा, पता मेरा बिल्कुल दूध बिकेगा। अब मुझे ये बताएं, जब ये मामला है तो फूड अथॉरिटी जो है वो तो फिर वो कागजी कार्रवाई है कि 4 सालों में, मैं हैरान हूँ, 4 सालों के अगर दिन गिने जाएं तो वो 2000 कितने दिन बनेंगे जनाब? अब 12-13 दिन बनेंगे। हाँ जी, तकरीबन। और पूरे पंजाब में से आप रोजाना एक यानी सैंपल ले रहे हैं, तो इतना बड़ा महकमा, एक भी नहीं मैं आमिर तो भाई। बस अखबार तक महदूद इतना होके बड़ा रह गई महकमा हूँ। फिर रखने की जरूरत इधर क्या है? मुझे लिखा तो हुआ है हैरानी होती है लाश इस बात। महफूज करने वाला केमिकल, एल्यूमिनियम सल्फेट, कास्टिक सोडा समेत दीगर केमिकल्स डाले जा रहे हैं दूध ये के जब अंदर। तक वही वाली आमिर भाई ने बात की है, मैंने भी की, जब तक कोई कानून साजी तगड़ी किस्म की नहीं होगी ना, हम जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें, कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए हुकूमत को सीरियस होके और जो है ना वो संजीदा होके आवाम को सहूलत देने के लिए, सेहत को देखने के लिए जो है ना ये एक ऐसा कानून बनाए। हम ये कि समझते हैं जिससे कि हम तंग संग होके दूध दही ये चीज़ें अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो ये मत समझें। हर जगह पर अब दूध में जेलेटिन डालते हैं ये लोग, बिल्कुल तो इसको जुमाने के लिए बिल्कुल उसमें जेलेटिन डाल रहे हो। जेलेटिन वो डाल रहे हैं जो हैवानी फुजले से बना हुआ या हैवानी हड्डियों से बना हुआ जेलेटिन है, उसमें दही में डाला जाता है। अल्लाह अब ताला इसको रहम कौन करे। पकड़ने वाला है? कोई पकड़ने वाला नहीं है, पकड़ने कोई वाला पूछने नहीं वाला नहीं है, कोई बताने वाला चलिए नहीं दूध है। का तो फिर कभी सुन लिया किसी ने चेकिंग किया, दही का तो दूध दही का किसी ने किया आज तक? सवाल ही नहीं पैदा होता। हम आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर क्या है? महंगाई के मारों पर मजीद 100 अरब के टैक्स लगेंगे आवाम के लिए, ये नया बोझा। अच्छा, लोग इसलिए खौफजदा भी हैं। हम कहते हैं टैक्स कल्चर को आम करना है, लोगों को बताना है। हम तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ पे कर रहे हैं। तनख्वाह जब आती है तब से टैक्स कटना शुरू होता है। जो जो चीज़ें खरीदने जाता है पूरा महीना जितनी चीज़ें खरीदते हैं उतना टैक्स अदा करते हैं। आमिर भाई, अच्छा, मैं भी डर गया था ये खबर ना 100, मैंने कहा पता नहीं कौन से नए टैक्स, कोई नया टैक्स लगने वाला नहीं। और इसकी खबर के अंदर सारी डिटेल भी है उसकी कि हुजम को बढ़ाया जाएगा, टारगेट को बढ़ाया जाएगा। यानी देखें बहुत सारे यानी ज़्यादा लोगों को बहुत टैक्स सारे नेटवर्क में हमारे लेके आना। ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, हाँ टैक्स में। जो टैक्स नेट में नहीं है, जिनको लाना ज़रूरी भी है। मैं ये समझता हूँ, मैं तो कह रही हूँ हम तो मैं हर ये चीज़ समझता हूँ कि ये टैक्स नेट में लाना पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में हमारे यहाँ लोग कोई, खौफजदा हो जाते हैं टैक्स का नाम सुन के। ये हसन अली बाहर रह के आया है, इससे पूछें क्या वहाँ पे ये तस्वर है कि ये ठेले वाला फ्री में हर चीज़ जो है बेची जाएगा और उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा? क्या वो रोड टैक्स नहीं देगा? क्या वो जो जगह घेरता है वो उसके पैसे नहीं देगा? इन सब को भी टैक्स नेट में लाना चाहिए। क्यों नहीं लाया जाता? ये चिंची रक्षे को क्यों टैक्स नेट में नहीं लाया जाता? कमाई कर रहे हैं ना वो, उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स दे। रोड वो इस्तेमाल करते हैं, बल्कि लोगों की गाड़ियाँ ठोकते हैं, लोगों को परेशानी देते हैं, धुआं देते हैं, और उनसे कोई टैक्स नहीं है। सही कह रहे हैं। उनकी तो नंबर प्लेट्स ही नहीं है। तो मुझे बताएं, ये टैक्स नेट में ये खबर कोई ऐसी भयानक खबर नहीं है कि गरीबों पे बड़ी लूट मार होने वाली है, कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा है कि खौफजदा हुजम करने वाली को वैसे खबर है। हुजम को बढ़ाया। इसकी हेडिंग ऐसी हाँ, खौफनाक खौफजदा, है। हाँ। खौफनाक है। मैं भी डर गया, मैं कहा पता नहीं 100 अरब रुपये सही बात है।
मैं वही तो कह रही हूँ, आगे हर चीज का टैक्स देते हैं, आप कौन सा नहीं? मेरे कौन से कितने हज़ार चले जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो टैक्स नेट में नहीं है, बहुत सारी आपकी इंडस्ट्री जो है वो भी टैक्स नेट में नहीं है, बहुत सारे आपके रिटेलर भी टैक्स नेट में नहीं है, बहुत सी जगह पे, बहुत सारी जगह पे जहाँ होना चाहिए। हम ये अच्छा, अब मैं समझते आपको हैं। एक बात बताऊं, और ये सबसे बड़ी होगा बात- भी नहीं कभी, क्योंकि इतने अरसे से हम यही सुन रहे हैं कि हर दफा नहीं, जब हर बजट दफा। आना होता है ना यही चीज चल रही लेकिन होती है। हसन पॉसिबिलिटी नहीं कभी भी नजर आई। पॉसिबिलिटी किस तरह बनेगी? देखिए, जो अमीर लोग हैं उन्हीं को, वो खुद ही अमीर गवर्नमेंट्स में होते हैं, वो कैसे टैक्स लगा देंगे? जी, आप हाँ, सोचिए जरा। सबसे मेन चीज़ ये बिल्कुल है, सही। ठीक है। फिर सेकेंडली मुझे एक बात बताएं, टैक्स उस सूरत दिया जाएगा जब आपको कोई इन रिटर्न आपको कोई सहूलत मिलेगी। आपको क्या सहूलत मिलती है? आमिर भाई ने कह तो दिया है कि ठेले वाले को भी और उसको भी टैक्स नेट में लाया जाए। तो आमिर भाई आप उनको सहूलत क्या दे रहे हैं? पूरी रोड दी आप हुई है। नहीं देखें, पूरा वो फुटपाथ बना पूरी के रोड दिया हुआ ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कौन सी सहूलत? एक मिनट ठहर दो रोड भाई। और फुटपाथ पे आके जो और एक उनसे मिनट ठहरे। हर रोज आप पैसे मेरे वसूल साथ करके जो लेके जाते जाते हैं, उसके वो बारे में क्या है? आपका ये क्या साथ- ख्याल इस है? चीज़ को भी तो ये देखें साथ ना। आ जाए, मेरे साथ चले हसन अली। अभी मैं शर्त लगाता हूँ जी, चले, हम रिकॉर्डिंग भी करेंगे उसकी। ये जनरल हॉस्पिटल चलते हैं, 10 रुपए में पर्ची बन रही है, नहीं बन रही है, मरीज वहाँ दाखिल है, नहीं दाखिल है। तो आमिर भाई वो आप ठीक मुझे है, बताओ, आप ये कह रहे हैं आप ये नहीं, फिरोजपुर रोड से गुजर के आप- जाओगे, आप उसी रोड पे जाओगे, आपको लाहौर ब्रिज नजर आएगा, आपको उसके बाद अगला ब्रिज नजर आएगा जनरल हॉस्पिटल वाला। ये कहाँ से बनते हैं? वहाँ आपको ट्रैफिक वार्डन्स नजर आएंगे, उनकी तनख्वाहें कहाँ से जाती हैं? आपको पुलिस नजर आएगी, कहाँ से जाती हैं? आपको जो डॉक्टर्स नजर आएंगे हॉस्पिटल में रखे हैं, जो टीचर्स हैं सरकारी स्कूलों के, इनकी तनख्वाहें कहाँ से जाती हैं? कौन सी सहूलियात? मसलन आप मुझे ये बताएं, एक रेडी बांध के साथ साथ एक पंखे वाला रख दें तो उसका नहीं पंखा आमिर चला भाई, करे। मुझे आपने ये सारी नहीं, चीजें बताओ। आपने ये सारी चीजें सहूलियात कौन नहीं दे रहा? कौन आपने सी ये सारी सहूलियात चीजें गिनवा दी चाहिए? हैं। कौन सी सहूलियात? ठीक है, एक एक मिनट। पॉइंट मेरा भी सुन लें। अब ये जिन जो सब अरबों लोग रुपए की आपने जगह है गिनवाए जो हैं, इनके एक कब्जे मिनट। में है लोगों के, अरबों रुपए की जगह। आप उनको नहीं, जो आप एक टैक्स का 1 रुपया नहीं आमिर भाई देते। नहीं, अब आप गलत मजे बात की इस बात तरह है। कर रहे एक हैं। मिनट ना, उनसे जो रोजाना की बुनियाद पर या मंथलियां वसूल करते भत्ता हैं, जिसको उनके कहा बाद- जाता है, वो आपका क्या वो- ख्याल अब है? आप आगे ना, अगर इनको टैक्स नेट में लाया जाएगा, ये भत्ता क्यों देंगे? भत्ता चले मुझे ये भत्ता बताएं। तो तब भी डट के लेंगे, देंगे। तब भी लेंगे नहीं, लोग। पता क्या- कैसे बता- नहीं लेंगे? इसका आमिर भाई proper आपका mechanism सिस्टम ही किसने इस तरह बनाना का, आपका बात सुन के आमिर ये भाई क्योंकि आपका ठेले सिस्टम वाले ही की इस है, तरह का मक्खी है, तो ऐसे आ ना गई। करें। आपका सिस्टम ही इस तरह का नहीं, है, नहीं, भत्ता सिस्टम इस तरह का तब भी नहीं है। देंगे। आप भत्ता लेने को ठीक समझते हैं आप लोग, और कहते हैं अगर टैक्स नेट में लाया जाएगा तो ये लाया जाती जाए, है। मैं ये नहीं, मैं और इस उस चीज़ पर से- आप आ गए कि देखें, जनाब उसको सहूलत दी जाए, लाया एक बंदा जाए, साथ टैक्स दिया नेट जाए में- जो उसको पंखे से उसको हवा दे, क्योंकि गर्मी बड़ी है। अब नहीं, अब आमिर भाई ने अब आप यूरोप रह के आए, इंग्लैंड रह के आए, मुझे ये बताओ वहाँ ठेला क्या आप इस तरह लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा। उन्होंने एक जगह मुख्तस वो की हुई है ना, जगह और मुख्तस यहाँ की पर भी बार बार यही चीज जगह पे मुख्तस की, इसको पता है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है, और सब ये कुछ है। सिस्टम, तो आपने यही यहाँ सिस्टम, कौन सी जगह मुख्तस की यही है? सिस्टम, यही सिस्टम हसन यहाँ हो नहीं सकती। हो सकता है, होने को सब कुछ हो सब कुछ हो सकता सकता है, है। ये हर जहाँ दौर पे में लगी सुना है, रेडी बाजार लगेगा, जहाँ पे- लेकिन जगह- कुछ भी नहीं होता। कुछ अन्ना नहीं होता। आज से 20-25 साल 30 साल पीछे चले जाएं, इन्हीं रेडियो पे नंबर लगते थे कारपोरेशन के, अच्छा, और उन लगते नंबर्स थे। के साथ टांगों पे नंबर लगते थे, इन पे लगते थे, रेडी बानों के नंबर्स होते थे। पता होता था कारपोरेशन को कि ये रेडी किसकी है, क्या इसके नीचे कोई बम तो नहीं लग गया, सब पता था ना। आज पता नहीं है, क्यों? हमने ये हसन अली जैसे अमीर लोगों की बात मान ली, क्योंकि इनके कारोबार हैं, मेरे इनकी बात भाई मान कौन ली, से कारोबार? इनकी बात मान ली कि गरीब आदमी जान दो। अब वो गरीब आदमी ना आपकी रोड छोड़ रहा है, ना आपका करीम ब्लॉक छोड़ रहा है, ना आपका सब्जाजार छोड़ रहा है, ना आपका मॉडल टाउन तो छोड़ रहा इसमें है, शामिल कौन है, ये ना किसकी वो वजह कैंट से है? शामिल को छोड़ दें आप। पॉइंट वैलिड है। कौन करा रहा है ये सब? ये सब वो करवाते हैं जो बता लेते हैं। बस तो भत्ता कौन लेता है? अब आप तो अगर फिर इनको मान टैक्स, ले कि ये भत्ता लेने वाले अगर ये आप माफिया इनको- स्ट्रांग है, सबसे आप इन आगे सब को टैक्स नेट में लेके आएंगे तो ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आप उनको पता कभी होगा भी नहीं मेरी लाएंगे आमिर स्पेसिफिक भाई, जगह ये कौन भत्तों सी की है। वसूली रुक जाएगी, ये मंथलियां रुक जाएंगी, कौन करे, लेकर गवर्नमेंट आएगा? करे ना इस बात पे। ब्यूरोक्रेसी ही नहीं मैं होने तो ये देगी चाहता हूँ ये ये टैक्स चीज़ नेट कभी। और बढ़े, ये बढ़ना टैक्स चाहिए। नेट बढ़ना चाहिए, अब मुझे ठीक है। बताएं, हम मेरे जैसे लोगों के अब गिरते भाई एक बढ़ता मिनट ठहर वो जाएगा। हमारे ही बढ़ता हम जा जैसे जहाँ लोगों के से गिर- जहाँ से मैं सब्जी लेता हूँ ना, वो बेचारा दुकान, उसकी दुकान है, वो ठेला नहीं लगाता, दुकान है उसकी, उसने वहाँ 3 मुलाजिम रखे हुए हैं सब्जी काटने वाले, वो वहाँ का कमर्शियल बिजली का बिल देता है, वो कमर्शियल टैक्स देता है उस घर का, जिस घर के अंदर, उसी घर के ऊपर उसकी रहाइश भी रखती है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ही दे रहा है ना। जो उसके सामने ठेला लगा रहा है वो तो 1 रुपया नहीं किसी को दे रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसका कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है कि वो तो यही कीमत बात में है ना, बेचता है कि आमिर भाई, नहीं क्यों बेचता लगाने है। दिया उसको? आप उसको टैक्स नेट में लेके आए, इन ठेलों को, इनको रजिस्टर्ड करें। मैं बात कहाँ से अब कहाँ एक चले गई? नहीं, अब एक बात बात सुन ले। हो रही थी, एक बात हो सुन रही ले, थी कितने 100 अरसे रुपए से के यही हुजूम से। सिस्टम मैं देख तो रहे कहता हूँ हैं, हुजूम इस पे रहा है। अमल दरामद हो सकता है, खुद बता दे। पहले कैसे होता था?
नहीं, वो पहले ये मंथलियां लेने वाला पहले कैसे होता था? मंथलियां लेने वाले उस वक्त भी होते थे, नहीं थी, हर किसी को मंथलियां लेने वाले वहाँ भी, मंथलियां लेने वाले यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, सब जगह पे हैं। अगर गवर्नमेंट की विल हो और गवर्नमेंट अपनी रेट कायम करना चाहे तो फिर सब कर सकती है। और ये खबर, अच्छी खबर पे आ जाते हैं। जाती उम्रा में इजलास हुआ है, बिजली के 200 यूनिट तक रिलीफ पर इत्तेफाक हुआ है। हसन, इसमें अब इस खबर को अगर आप पढ़ें ना तो बड़ी मज़ेदार खबर है। उसमें ये है कि जी सेल्स टैक्स में, अभी हम ये टैक्स नेट की बात कर रहे थे, अब इसमें जिन खबरों से कुछ निकलता नहीं ना, मेरा दिल ही नहीं करता उनको। आप ये देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है, बात करता है, मेरा नहीं दिल करता नहीं ना, इसमें ये साफ लिखा हुआ है, सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ पर गौर। कितना सेल्स टैक्स लेना हम लोगों से? मैं तो कह रही, जीएसटी कितना लेना? कपड़े आप ठीक है, आप एक तरफ 200 यूनिट तक रिलीफ देने की खाना खाने चले जाओ, अच्छा खासा है, आप रिलीफ देने की 200 यूनिट तक बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ा एक कल जो है वो कट कह सकते हैं, बहुत बड़ा एक इजलास हुआ है। नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा से एक मरतबा फिर सदर मुंतखब हुए और उसके बाद परसों हुए हैं ना, और उसके बाद उन्होंने कल ही ये एक मीटिंग के जी अवाम को किस तरह रिलीफ दिया जाए। तो ये 200 यूनिट तक की बात तो ठीक है, तो आगे जो उन्होंने किया है कि जी सेल्स टैक्स बढ़ाया जाएगा, तो फिर ये किस तरह से रिलीफ होगा? मुझे एक बात बताएं, जिसने 200 यूनिट अगर आप रिलीफ दे रहे हैं तो इस वक्त तो बिजली के बिलों में भी हम कितने टैक्स दे रहे हैं? उतना बिल नहीं होता जितने टैक्स लगा दिए जाते हैं। तो ये कैसा, क्या रिलीफ हमने देना आवाम को? सबसे मेन चीज़ ये है, ठीक है सारी चीज़ें ठीक हैं, देना चाहिए, रिलीफ दें। और ख़ास तौर पे जो इन्होंने एक मंशूर दिया था, एक वादा किया था कि इंतखाबात में कामयाबी के बाद हम ये कर देंगे, हम वो अब उन वादों की तकमील करें। अब तो खुद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कमांड संभाल ली है, तो अब उम्मीदें ज़्यादा नहीं बढ़ गई आवाम की? हाँ, उम्मीदें ज़्यादा हुई, तो मियाँ साहब से लोगों की हमेशा उम्मीदें रहती हैं, और शहबाज शरीफ से नहीं, नवाज शरीफ से लोगों की उम्मीदें होती हैं। और अल्लाह करेगा वो बेहतर करें इस मुल्क के लिए, जो भी आए और वो बेहतर काम करे। अगर वो आए हैं तो उनको चाहिए कमांड करें, लोगों को जो रिलीफ मिल सकता है, चाहे पंजाब गवर्नमेंट है चाहे वफाकी गवर्नमेंट है, दोनों जगहों पे उनकी पार्टी की हुकूमत है। और अगर कोई डिलीवर नहीं कर पाता है, अगर कोई नहीं डिलीवर कर पाता है तो उसको वो बिल्कुल अगर हटाना चाहें तो हटाएं, लेकिन आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। और ये जो लोगों को यहाँ पर छूट दी हुई है बहुत सारे सेक्टर्स को टैक्स में, मैं फिर बात करता हूँ, आपके यहाँ स्मगलिंग सबसे बड़ा इशू है, टैक्स से बड़ा इशू स्मगलिंग है। और हम अक्सर बात करते हैं स्मगल शुदा सिगरेट्स की, और वो जो टैक्स नेट में भी नहीं है। मैं यही तो रोकता हूँ, जो चीज़ें टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लेंगे, आपका बहुत सारा काम जो है मसला हल हो जाएगा। आपको पता नहीं है गैर कानूनी सिगरेट्स की फरोख्त जो है, मुझे बता दें, क्या हम जैसे लोग तो टैक्स धड़ाधड़ देते चले जा रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं? देखें, मैं पहली बात की थी, टैक्स चोर हैं पहली बात यही की थी, और मैं आज कल किसी चैनल पे वो देख भी रहा था, तो जो तनख्वाहदार तबका है वो 300 अरब टैक्स देता है, और जो आपके जितने बाकी ये लोग हैं वो 70 अरब टैक्स देते हैं। नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था उसमें, 70 अरब टैक्स देते हैं। जितने आपके बड़े मल्टी स्टोर्स हैं और ऑफिसेज हैं, ये सारा 70 अरब, और जो तनख्वाहदार लोग हैं वो 300 अरब टैक्स दे रहे हैं। मुझे बताएं, जब ये जुल्म का निज़ाम होगा, तनख्वाहदार तबके को दबाया जाएगा, सही बात है, तो ये निज़ाम कैसे चलेगा? तो इस निज़ाम को चलाने के लिए टैक्स पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। IMF आपसे ये बात कह रहा है बारहा कि भाई अपने टैक्स सेक्टर में क्यों नहीं लेके आते आप, रिफॉर्म्स करें। रिफॉर्म्स लेके आए, बहुत ज़रूरी। आपका एग्रीकल्चर वालों को टैक्स में क्यों नहीं लेके आते हैं? आप इंडस्ट्री से डायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं लेते हैं? आप ये स्मगलिंग क्यों नहीं रोकते हैं? आज आप हार रोड चले जाएं, आपको स्मगल शुदा क्या चीज़ नहीं, हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़। इलेक्ट्रॉनिक की कौन सी चीज़ है जो स्मगल शुदा नहीं मिलेगी? वो बना के तो वो उसमें डाल रहे हैं टिकटॉक के ऊपर कि मेरे पास वहाँ से फलानी लॉट से फलां चीज़ आ गई, फलानी लॉट से, ना कोई टैक्स है ना कोई चीज़ है। और मुझे बताएं, कहाँ से ही चलती हैं स्मगल होके, चलती चलती लाहौर आके एक आध आप ट्राला, कभी आपने सुना होगा ट्रक पकड़ा गया, एक ट्रक पकड़ा गया, ट्राला पकड़ा गया, वो कागजी कार्रवाई पूरी खरबों रुपए का ये के लिए ऐसे होता है। खैर, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अगली खबर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ चलिए। वेलकम बैक। खबर यह है कि महकमा दाखिला ने भीख की हौसला शिकने के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। जेलों में बेकारियों के लिए बैरक मुख्तस कर दी है। हमेशा जब आप बात करते थे कि बेकारियों को, नशे के आदी अफराद को कहाँ लेके जाया जाए, इनके लिए कोई जगह ही नहीं है। इन्हें जहाँ कहीं पे भी लेके जाया जाता था थोड़ी देर के लिए रखा जाता था, बाद में इनको छोड़ दिया जाता था, क्योंकि प्रॉपर कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं था कि इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए या फिर इनको रखने के लिए कोई प्रॉपर जगह हो। अब इस पर काम किया जा रहा है। सो हसन,
अन्ना ये बड़ी अच्छी एक खबर है कि जो बेकारी हैं उनके ख़िलाफ़ जो है उनको जो है उनके लिए बैरकें मुख्तस की जाएंगी। लेकिन इसमें सबसे एक अहम चीज़ ये है कि उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, उनकी काउंसलिंग प्रॉपर की जाए ताकि वो इस पेशे से हटें। और उसके साथ साथ उनको कोई हुनर, अगर आपने जेल में बंद करना है उनको तो जेल मुख्तस करनी है अलग से। माइंडसेट मेरे ख्याल से चेंज करना बड़ा जरूरी वो है, बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। पूरे फैमिली सर्कल में ये चीज़ें जो हैं, मैं ये क्रीम ब्लॉक के पास जो इशारा है, मैं वहाँ पर हर रोज़ एक पूरे का पूरा ख़ानदान देखती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, छोटे छोटे बच्चे उन्होंने हाथ में पकड़े हैं, वो साइड पे जाते हैं तो उनके बाकी मेंबर्स आना शुरू हो जाते तो हैं। इसमें ना जब तक ये काउंसलिंग नहीं होगी ना प्रॉपर इनकी, और उसके साथ साथ इनको जेल में रख के इनको कोई हुनर सिखाया जाए ताकि ये पेशा छोड़ यही सीखने को के और तैयार है। प्रॉपर देखें काउंसलिंग करना भी, हम वही बात कर रहे हैं कि जब तक आप इनका माइंड वॉश नहीं करेंगे, काउंसलिंग नहीं करेंगे, तब तक तो फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर ये भी करने से क्या आप कर लेंगे? फिर आप फिर गवर्नमेंट जो है, मुझे लगता है ये चीजें, और ये लोग वो हैं जो कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, जिनको लगता है कि मांग के खाना बड़ा आसान काम है। आमिर भाई, ये पेशावर बेकारी हैं। मैं आज आप सुबह की बात बता रहा हूँ। आज सुबह हम क्रीम ब्लॉक वाले इशारे पे रुके तो मैं भी हर रोज वहाँ पे एक्सपीरियंस, एक लड़की ने बच्चा उठाया हुआ था और वो चलती हुई आ रही थी, तो मेरी बेगम ने कहा कि ये बच्ची मेरे देखते देखते देख लो खुद बच्चे वाली हो गए हैं। कहती जब मैं कॉलेज पढ़ती थी ना तो फलां मेरे सहेली थी, उसके साथ हम रक्शे पे जाया करते थे। यहाँ से मरगज़ार से वो जाती होगी तो क्रीम ब्लॉक से गुजरते हुए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ती थी। तो कहती है इसकी माँ ने इसको उठाया होता था और आज ये खुद बच्चे वाली है और उसने खुद बच्चा उठाया हुआ है। अच्छा, मैंने उसको कहा फिर तो उसको तू पैसे दिया कर, ये तेरी पुरानी वाकफ़ है, जानने वाली है। हंसने लग गई। मैं कहा अच्छा तुझे कैसे पता चला ये वही बच्ची है? कहती है ये उसकी माँ, वो देखो इसकी माँ खड़ी है जो उसको बता रही है कि किस गाड़ी की तरफ जाना है और किसकी तरफ नहीं जाना है। इस औरत को मैं देख रही हूँ, जब से मैं यहाँ से गुजर रही हूँ मैं इसको देखती हूँ। और ये बच्ची उसके साथ साथ ही, पहले ये गोद में थी, फिर ये उसकी उंगली पे आ गई, उंगली से ये बड़ी हो गई। अब ये बच्ची शादीशुदा होकर एक बच्चे की माँ बन गई है और ये अब उसी प्रोफेशन में आ गई है। कई नूरुल अमीन मैंगल आए तो कई गए। जो आप कहते हैं ना कि मैं तो अब वो तजावजात का हाल नहीं है और बकारियों का हाल नहीं है, ये भी वही सिलसिला है। कई आए कई गए, ये कुछ नहीं होने वाला, ये जर झूठ है। 1968 में हमने बकारियों के लिए बकारी हाउस बनाया था, बैगर्स हाउस के नाम से, होम के नाम से, ये जहाँ पे आज जनरल हॉस्पिटल है यहाँ पे। और उनको वही हुनर सिखाया जाता था, वही उनको भाई उस वक्त वो चारपाई बुनना और कुर्सी बुनना और लकड़ी का सामान बनाना सिखाया जाता था। लेकिन वो फिर हमें यही इस्तबदाद ज़माना समझे कि जब वो हुकूमत गई तो वो बैगर होम जो है वो बंद कर दिया गया और वहाँ जनरल हॉस्पिटल जो है उसकी इमारत को तसीह दे दी। आज वो बैरक्स मौजूद है। इसी तरह की बैरक्स, ये बिल्कुल हसन ने ठीक कहा, इन लोगों का ये प्रोफेशन है और जो जिनका प्रोफेशन है उन पर लानत फरमाई गई है। जो पेशावर बकारी हैं उन पर लानत, और मैं हैरान उन लोगों पे होता हूँ। आमिर भाई, यहाँ तक मैंने देखा है कि बाजू काट दिए जाते हैं, ये बच्चों के काट के तो सही है। ये तो आपको आजकल में छोटे बच्चे नजर आएंगे। ये पहले सऊदी अरब में मांगते थे, वहाँ से उन्होंने निकाले हैं। तो ये बच्चे अब शहर करिया गली गली मोहल्ले फैल गए हैं। वो जो कटे हुए बाजू वाले, ये खुद इनके बाजू काटते हैं बचपन में और उसके बाद उनको बकारी बना लेते हैं। इस पर बेशुमार लिखा गया, बेशुमार चीज़ें की गई। ये इनके कंट्रोल में नहीं है, ना तजावजात, ना बकारी और ना ये चील गोश्त बेचने वाले। तो आमिर भाई फिर हुकूमत मुझे बताएं, आज आप नजर नहीं आते चील गोश्त बेचने वाले? आप पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ साथ सारे वही खड़े हैं। क्रीम ब्लॉक की तरफ जाएं तो यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े हैं, नहर पे चले जाएं तो भगवानपुरा से आगे वही खड़े हैं। डीसी साहब भी यही मौजूद हैं, कमिश्नर साहब भी यहीं पे मौजूद हैं, नूरुल अमीन मैंगल जैसे अफसर भी मौजूद हैं, सारे मौजूद हैं। पुलिस भी वहाँ से गुजरती होगी, लोग भी गुजरते होंगे, रहने वाले भी देखते हैं। मुझे बताएं, ये 10 रुपये जो आप फ़कीर को दे रहे हैं, ये आपकी खैरात नहीं है, ना ही इसकी आपको नेकी मिलने वाली है, इसका आपको गुनाह मिलेगा। क्योंकि वो जो बच्ची, आज एक बच्चा उठाए हुए, जब वो बच्चा थी तो उसकी माँ ने उसको भीख मंगवाना सिखाया था। सिलसिले को प्रोलॉन्ग करने में आप उसको मदद कर रहे हैं। ये 10 रुपये दे के आप समझ रहे हैं कि आप हातम ताई की कब्र पे पता नहीं कौन सी लात मारने वाले हैं। ना आप हातम ताई हैं, ना ये खैरात आपकी लिखी जाने। जो चील कमों को अच्छी खासी गाड़ियाँ रोकती हैं और अच्छी खासी खवातीन होती हैं, मर्द भी होते होंगे, मेरी नज़र खवातीन पे जाती है। मेरा प्रॉब्लम आपका मसला है। और वो 20 रुपये या 50 रुपये देती हैं, मुझे नहीं पता कितने पैसे, क्योंकि आज तक मैंने दिया नहीं। देते होंगे और उसके बाद वो उछालता है और चीलने और कव्वे वो रोड के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर झपट रहे होते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल सही आ रहे होते हैं। मुझे बताएं, क्या
कानून नाफज करने वाला कोई इदारा उस रोड से, कोई नहर से नहीं गुजरता, कोई सारे यूनिवर्सिटी में से के साथ नहीं गुजरता, कोई बागबानपुरा की तरफ नहीं जाता, तो ये क्या हम इसका हल अपने क्या है? बचपन से ये सब चीज़ें देखते आ रहे हैं और इसको कंट्रोल करना वाकई एक चैलेंज है। जहाँ तक रह गई बैरक की बात, तो अच्छा फैसला किया गया है, लेकिन इस सिलसिले को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। अदरवाइज वो जिस तरह आमिर भाई बता रहे हैं, नस्ल दर नस्ल ये काम चल रहा है और चलता रहेगा। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन। वेलकम बैक। सो गिरा फरोशी शहर में आप किसी भी जगह चले जाएं, सब्जियों की कीमतें ले लें, आप अभी हमने दूध चिकन की कीमत की बात कर लें, हर जगह पर इलाकों के बुनियाद पर रेट होता है। सो रोटी की कीमत कहा गया कि ये मुकर्रर होगी, काफ़ी अर्सा जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट भी हुआ। अब जैसे जैसे बात पुरानी होती जा रही है तो हर इलाके में हम देख रहे हैं डिफरेंट रेट होता है, लेकिन मोस्टली जो हमारे पोश इलाके यहाँ से ये शिकायत आती है। अगर आप अंदरून शहर वाली साइड पर चले जाएं, दीगर इलाकों में चले जाएं, वहाँ पे फिर भी अमल दरामद हो रहा है, लेकिन शिकायत आ रही हैं। आमिर भाई? नहीं, मैं तो खुद जाकर रोटी वाले से कहता हूँ 20 रुपये वाली रोटी दे दो। अच्छा, सच्ची बात है। आपने जिन इलाकों की बात आप की फिर है, खराब अंदरून कर रहे शहर हो का ये लोगों ट्रेंड है, अंदरून शहर का आज भी ट्रेंड है। वो भाई वो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये ड्रामा है ना 14 रुपये 16 रुपये, वो क्योंकि रोटी की वज़न को इतना कम कर देते हैं कि वो खाने के काबिल नहीं रहते। सूख जाती है ना। वो आप घर ले जाते वो पापड़ सा बन जाता है और उसके बाद वो आप वो ना खाने बच्चों के को खिला काबिल। सकते हैं ना वो हजम मुंह होने दर्द की, पता होने नहीं वो लग क्या जाता बन जाता है। आधी रोटी ज़ाया होती है। उससे बेहतर है 6 रुपये ज़्यादा दो उसको, यार भाई 20 रुपये वाली रोटी लगा दो। मैंने खुद तंदूर वाले को आटे में से पेड़ा को काटते हुए देखा, तो मैंने उसको कि क्या कर रहा है, कहता जी वो आपको कम कीमत की रोटी देनी है। जी मैं कहती हूँ मैंने कम कीमत है, मैंने पूरी कीमत है। अच्छा, वैसे अब तो गंदम की कीमत इतनी देखिए कम हो गवर्नमेंट गई एक है। ऐलान कर दिया, रीजन तो समझ लेना। एक ऐलान कर दिया 14 रुपये कर दे, 12 रुपये कर दे, 5 रुपये कर दे, 6 रुपये कर दें भाई। वजन की तो कौन गारंटी देगा? आप तो 20 रुपये वाली रोटी के वजन की गारंटी नहीं दे उस पर पाते। फिर कार्रवाई करनी चाहिए ना। अब आप वही बात है, मैदा इतना कम आप हो गया। तंदूर पकड़े, जिस तंदूर पे वजन कम रोटी वाला मिल रहा है, कीमत कम पे लेकिन मिल आप रही है। लोगों को खराब ना करे 20 रुपए और कह के। रुपए कह के आमिर भाई भाई खराब ना मैं कह करें रहा ना। हूँ आपसे, आपको नहीं मिलती सही रोटी तो आपने क्या खा के करनी नहीं है? चलो एक मुझे ये अब बताएं। एक मैं नहीं लेता हूँ सब नहीं, आप स्टैंडर्ड बताएं रोटी ना। उसको कि मैं भाई नहीं लेता। जो रेट हमने पे बताया, वो बड़ी अच्छी तरीके से सुनते हैं, वो बात आपकी बात सुनेंगे, उसके बाद वो आपके साथ वही करेंगे जो कर रहे हैं, 14 रुपये वाली रोटी लगा कर। हाँ, हसन एक कमेंट चाहिए मुझे। इसमें ना देखें फिर वो दुकानें बात आ सील करें जाती है। 6 माह के लिए इनकी भी। आमिर भाई तंदूर तो सील का तो कर ये है दो। कि बस सील कर दें। 20 सेकंड है मेरे पास। फिर वही बात है कि जब तक आपने ठीक है इस रेट कम कर दिया, सब कुछ कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या और इकदाम उसके लिए है? बाहर निकलना पड़ेगा, रोजाना बाहर निकलना निकलना पड़ेगा, एक दिन की ये बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आएंगे हेडलाइंस के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में कल हमने स्पेशली बात की थी कि शदीद गर्मी आपकी आंखों को किस तरह से मुतासर करती है। अच्छा, अब गर्मी से जो भी बाहर से आता है शिकायत ये करता है कि मुसलसल कुछ देर सर में दर्द रहता है, और ये आम चीज़ है। अक्सर ऐसा होता है, जो लोग बाइक पे आ रहे हैं, जो लोग, इवन मैं गाड़ी में भी जाऊँ तो थोड़ी देर जाके आपको रिलैक्स होना पड़ता है। मुसलसल धूप से ऐसे लग रहा होता है जैसे सर चकरा रहा है, ट्रैफिक का धुआं होता है और हीट इतनी होती है, वो आपके दिमाग पे ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। सो इसके लिए अब आपने एहतियात क्या करनी है। गर्मी की शिद्दत की वजह से जिन लोगों को मुसलसल सर में दर्द रहता है, जो लोग, इवन ख़वातीन हम देखते हैं बाज़ार से ऊपर आई हैं तो एक ही शिकायत होती है, सर दर्द हो रहा है। माइग्रेन की कुछ लोगों को शिकायत बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग जो दफातर में बैठ के काम कर रहे होते हैं, मुसलसल अगर स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा है, उनको ये शिकायत हो जाती है। फिर हमने एक स्पेशल टॉपिक जिस पर बात करनी है कि अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल कर रही हैं तो आपके लिए कितना सेफ है। कुछ लोग समझते हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल जो है उसकी अहमियत उतनी नहीं है। खैर वो तो हम आपको हादसात की सूरत में बताते भी रहते हैं जब रेस्क्यू से डाटा हमारे पास आता है कि अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो आप किस तरह से महफूज रह सकते हैं, इस पर भी बात होगी। लेकिन हमारा मेन टॉपिक रहेगा सर दर्द। वो लोग जो कि अपने वर्क प्लेस से जब वापस आते हैं तो रूटीन है जी उनको सर दर्द। अब ये नॉर्मल सर दर्द क्या है, आप रोज़ाना एक मेडिसिन सर दर्द की खाते जा रहे हैं, लेकिन स्टिल ये एक रूटीन बनती जा रही है। अलार्मिंग क्या साइंस हैं, कब आपको इस सर दर्द को नॉर्मल नहीं लेना है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर सुल्तान काशिफ न्यूरोसर्जन है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हर कोई बंदा जो है ना, जब थकावट महसूस करता है, अपने काम से वापस आता है, तो एक शिकायत रहती है सर दर्द की। सो ये नॉर्मल है क्या?
देखिए, सर दर्द की बेशुमार वजूहात हैं और कुछ लोगों को सर दर्द की हिस्ट्री होती है, कुछ लोगों को बड़े अरसे से सर जेनेटिक दर्द भी होता है? जेनेटिक भी होता है, माइग्रेन हेडेक्स हैं, क्लस्टर हेडेक्स हैं, टेंशन हेडेक्स हैं, नींद की कमी की वजह से हो सकते हैं। सो मल्टीपल रीजंस होते हैं और मोस्टली पेशेंट्स को अपने सर दर्द के रीजंस का पता भी होता है। फिर कुछ रीजंस जो होती हैं वो बड़ी सीवियर किस्म की होती हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स हैं, या खुदा न खास्ता आपको ज़िंदगी का बदतरीन सर दर्द अचानक किसी दिन हो कि आप कहें कि इससे शदीद सर दर्द मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ, तो उसमें दिमाग की रग फटने के सर दर्द इस तरह के होते हैं। सो सर दर्द की तो बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन जो आज का आपका टॉपिक है कि बंदा काम पे गया और शाम को जब वापस आता है तो हेडेक के साथ आता है, मैं इसमें ये मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है, सख्त गर्मी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रीज़न है हेडेक्स का। यानी हम ये समझ लें कि गर्मी की शिद्दत सर दर्द की वजह भी है, बन सकती है। उसकी वजह यह है कि शदीद गर्मी में आपको पसीना आता है, उससे जिस्म के नमकियात ज़ाया होती हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है पसीना ज़्यादा आने की वजह से, क्योंकि डिहाइड्रेट आप हो जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन जो है वो सर दर्द का एक बहुत बड़ा रीज़न है। सो इसलिए मैं रिकमेंड ये करूँगा कि इस गर्मी में जब भी आप बाहर निकलें, आपके पास पानी की बोतल होना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो गीला कपड़ा रुमाल करके वो सर पे रख लेते हैं, तो ये अच्छी प्रैक्टिस है? मेरा ख्याल है कि उसके रखने से डायरेक्ट जो स्ट्रोक है हीट का, उससे आप बच सकते हैं, ये बिल्कुल ज़रूर रखें, लेकिन ये कोई मुकम्मल हल नहीं है। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप हीट को अवॉइड करें जितना हो सकता है, स्पेशली बच्चों जिन लोगों का काम, जिन्होंने बाइक पे बच्चों को लेने आना जाना है या अपने काम पर जाना है, या जो मजदूर जिनका एक्सपोजर ही सारा दिन आउटडोर छतरी का इस्तेमाल करें। छतरी कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है, और हमने छतरी को सिर्फ बारिश की अलामत बना दी है, जबकि मेरा ख्याल है कि अम्ब्रेला जो है ये धूप के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो छतरी का इस्तेमाल हर बंदा छतरी अफोर्ड कर सकता है, लाजमन एक अम्ब्रेला हाथ में रखे और अपने काम पे जाए, और धूप में खड़े होकर काम उस तरह से ना करें, थोड़ा सा एक साया रख लें। अगर बहुत मजबूरी है धूप में खड़े होकर तो करें, लेकिन फिर आपके पास पानी वाफिर मिकदार में होना चाहिए। आपको जितना पसीना आ रहा हो, आप साथ साथ खुद को हाइड्रेट करते रहें। सही सही। अब आपने सर दर्द की जो नॉर्मल वजूहात होती हैं, हम उसमें कहते हैं अच्छा रात सोए नहीं तो शायद इस वजह से सर दर्द हो रही है, बाहर धूप से एकदम से आएँ तो आपके सर में दर्द हो सकती है। ऐसे में आपका मतलब वो जो फर्स्ट एड कहते हैं ना, फौरी तौर पर आपने क्या मेजर्स लेने हैं, वो क्या होने चाहिए? हम तो देखते हैं नॉर्मली लोग फटाफट मेडिसिन खाने बैठ जाते हैं कि इससे रिलीफ हो जाएगा। सो मेडिसिन से पहले क्या आप मेजर्स अगर कुछ बताना? देखिए, अगर सर दर्द आपका सिर्फ फटीग की वजह से हुआ है, फटीग की वजह से हुआ है, या शदीद गर्मी में आप गए हैं, तो फ़ौरन पानी पिएं, ख़ुद को साए वाली जगह पे लेके आएँ, थोड़ा सा लेट जाएं, ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है, लेटने से भी ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर आपका हाइपोवोलीमिया या डिहाइड्रेशन की वजह से कम हुआ है तो लेट जाएं, थोड़ी सी टांगें ऊपर रख लें, उससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, और आपका जो अलामात हैं उसके रिलेटेड वो कम होना शुरू हो जाएंगी। इसमें अगर आप ये एहतियात नहीं करते तो खुदा न खास्ता उस डिहाइड्रेशन या पानी की कमी की वजह से आप बेहोश हो सकते हैं। मैं आपको इसी तरफ आने वाली थी, 2-3 दफ़ा ये एक्सपीरियंस हुआ है कि लोगों को देखा है रास्ते में बेहोश हुए गिरे, तो वो क्या गर्मी आपके दिमाग पे असरअंदाज होती है? जी नहीं, आमतौर पे ऐसा नहीं होता। गर्मी की वजह से आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक है, आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है और आप गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अगर किसी को ऐसे राह चलते अचानक चक्कर आए और वो बेहोश हो जाए गर्मी की वजह से या पानी की कमी की वजह से, तो फौरी तौर पे उसे साए वाली जगह पे ले जाएं और उसको लिटा के उसकी टांगें दोनों ऊपर कर लें। अच्छा, उससे उसका खून का बहाव बेहतर हो जाएगा और वो कॉन्शियस लेवल गेन कर लेंगे। इसको हम सिनकपी अटैक्स कहते हैं। ठीक है। कई लोग सर्दियों में भी आपने देखा होगा अचानक किसी खौफ की वजह से वो अचानक गिर जाते हैं, सही। तो ये सिनकपी अटैक्स होते हैं, इनको आप फौरी ताकि मैनेज कर सकें। सही। और बच्चों में भी अगर हो तो यही प्रैक्टिस करनी? बच्चों में तो मैं वही कहने ही लगा था इससे पहले भी कि कोशिश करें कि शदीद गर्मी में बच्चों को गर्मी में ना निकालें, ना लेके जाएं। और स्कूल्स भी मेरा ख्याल है कि इस बार मेरे ख्याल से कुछ लेट बंद हो रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि 30 मई तक ही इतनी गर्मी पड़ जाएगी, लेकिन 15 तारीख तक स्कूल्स के लिए कंपैटिबल था। उसके बाद से बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बड़े टाइम पे स्कूल्स बंद कर दिए। बच्चों को शदीद गर्मी से बचाएं, क्योंकि बच्चों के जिस्म में खून होता ही कितना है, पानी ही कितना होता है, वो तो थोड़ी देर भी अगर वो स्वेट करेंगे और वो शदीद गर्मी में जाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा नुकसान बिल्कुल ऐसा ही है। सो इसके साथ साथ जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है, उन्हें क्या गर्मी में बाहर निकलने से परहेज़ करना है? क्योंकि जब बाहर का उनका एक्सपोजर रहता है
तो ज़्यादा वो मुतासर हुए लगते हैं। देखिए माइग्रेन की जो कॉजेज़ हैं, जो माइग्रेन के हेडेक को अग्रेवेट करती हैं चीज़ें, वो मरीज़ खुद सबसे बेहतर बता सकता है। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? शदीद सूरज की रोशनी, तेज़ लाइट, भूख का लगे होना, खाना आपने लेट कर दिया, कोई स्ट्रेस, नींद की कमी, कोई ख़ास स्मेल, कोई ख़ास खुशबू। माइग्रेन के मरीज़ खुद ही बता सकते हैं कि उन्हें कब ये सारी चीज़ें हैं जो हो इनमें से सकती हैं। कौन सी सिचुएशन में उन्हें हेडेक होता है, उन्हें वो सिचुएशन अवॉइड करनी चाहिए। और माइग्रेन हेडेक जो है वो उस पर एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, और उस पर इतना शॉर्ट टाइम में बात करना, सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि स्पेशल टॉपिक ज़रूर ये वाला रखेंगे। अच्छा, एक और लोगों को बड़ा मसला रहता है, मुझे खुद अक्सर ये इशू रह जाता है कि आप प्लान करते हैं चीज़ें, लेकिन जब टाइम आता है आप भूल जाते हैं। मतलब आप घर से निकले तो आज मैंने घर जाके ये लाजमी काम करना है, वो आप भूल जाते हैं। और कुछ टाइम में तो ऐसे होता है कि कुछ सेकंड में कि यहाँ से निकल के ये काम करना है और आप भूल गए। ये भूलने वाली आदत बहुत ज़्यादा रिपीट होना, ये क्या कोई बीमारी है? नहीं नहीं, आपकी एज में और यंग लोगों में, इवन मिडिल एज तक, यस स्ट्रेस, आप उसे स्ट्रेस कह लें या लैक ऑफ कंसंट्रेशन कह लें। आपको अगर स्ट्रेस नहीं भी है तो आपकी ज़िंदगी में इतने मामलात चल रहे होते हैं कि आप एक वक्त में 20 चीज़ें सोच रहे होते हैं, और उसी दौरान आप ये सोचते हैं कि मैंने ये काम भी करना है। मैंने उस दिन भी कहीं पे बैठ के कहा था कि अब आप घर से निकलते हैं, 10 चीज़ें आप सोच रहे हैं, सोचते सोचते आपने घर लॉक किया, लॉक आपके हाथों ने किया है, वो टिक्स हैं हाथ के, एक रेगुलर रूटीन है, तो हाथ ने लॉक कर दिया, लेकिन ब्रेन उस वक्त उस तरफ मुतवज्जे नहीं था। रास्ते में जाके आप सोचते मैंने लॉक किया या नहीं। अब क्या ये भूलने की बीमारी है? ये वो चीज़ है जिसको आपने नोटिस ही नहीं किया था। अब जो चीज़ आप नोटिस ही नहीं करेंगे तो वो भूले याद रखने का तो बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल। सो लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। जो काम करें, जो प्लान करें, पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें, बाकी चीज़ों को साइड पे रख दें। एक वक्त में एक ही काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आप समटाइम्स सो के उठते हैं तो कितनी देर तक आपको इससे लग रहा होता है कि आपका दिमाग भारी है, या सर दिमाग आपका सोया हुआ है, आप कॉन्शियस नहीं होते हैं? वो सिचुएशन क्या? ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि यू आर पासिंग थ्रू सम स्ट्रेस, और आपकी जो नींद है वो अच्छी नहीं थी। अगर आप एक अच्छी और कंफर्टेबल 6 से 8 घंटे की नींद ले लें, उसके बाद तो आपको बहुत ही फ्रेश उठना चाहिए। सो अगर सुबह उठते आपका सर भारी है और आपका बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, और आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, सारी चीज़ें रिकॉल करना पड़ रही हैं, रिकलेक्ट करना पड़ रहा है खुद को, तो इसका मतलब है कि आपने नींद पूरी नहीं की। इट्स अलार्मिंग। आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न और अपनी स्ट्रेस के मामलात को फौरी तौर पे देखना चाहिए। अदरवाइज दिस विल एंड अप इन सम डिप्रेशन और सीवियर एंजाइटी, इंसोम्निया, यानी नींद की कमी और एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ फिर आप चले जाएंगे। तो टाइमली इसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि खुसूसी कैंपेन आप हेलमेट के हवाले से चलाने जा रहे हैं, तो उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। देखिए मैं रिसेंटली पाकिस्तान से सिलेक्ट हुआ हूँ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोसर्जिकल सोसाइटीज़ का ट्रॉमा चैप्टर का मेंबर, और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम 22 लोग पूरी दुनिया से इलेक्ट हुए हैं ट्रॉमा हेड इंजरी के लिए। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हेड इंजरी को ना सिर्फ बेहतरीन ट्रीटमेंट्स की तरफ हम जाएं, बल्कि उसके रोकथाम की तरफ भी जाएं। हमारे यहाँ इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे जो एक तो 90% लोग हेलमेट्स अभी भी नहीं पहन रहे। एक बड़ी अच्छी कैंपेन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी और लोगों ने पहनना शुरू कर दिया था, फिर वही हालात हैं। एक तो फ़ौरन उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, और अगर हेलमेट पहने तो किस क्वालिटी की पहने। हमें तो हेलमेट पहनाना मुश्किल हो गया, तो क्वालिटी तो बहुत बाद की बात है। हमारी हेलमेट हम वो फिर प्राइस कम पे ना हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज वो नहीं होना चाहिए। उसकी एक क्वालिटी ट्रैफिक डिपार्टमेंट को बतानी चाहिए कि ये क्वालिटी हो हेलमेट की, तो तब आप की हेलमेट स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसी तरह मोटर बाइक्स की भरमार है, और मोटर बाइक्स का क्या स्टैंडर्ड है हमारे मुल्क में, वो भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्योंकि वर्ल्ड फेडरेशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस का एडवाइजरी बोर्ड है ब्रेन के हवाले से। सो इस एडवाइजरी बोर्ड की बड़ी अहमियत है, हमें ये चीज़ें अब देखनी होंगी। प्लस मैं इंशाल्लाह 24 जून को वर्ल्ड फेडरेशन का एक हेड इंजरी पे सिंपोजियम लाहौर में कराने जा रहा हूँ, और उसमें ये सारी रिकमेंडेशंस होंगी। हम कोशिश करेंगे कि हमारे मुल्क की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको भी इनवाइट करें, ताकि वो वहाँ पे आके वो सुने भी और फिर उस पर अमल दरामद में हेल्प कर सकें। सही।
तो इस पे इंशाल्लाह काम करने की ज़रूरत है एंड आई एम वर्किंग ओवर इट। सही। डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि नॉर्मल सर दर्द की तो हमने बात कर ली, कौन कौन सी इलामात हों जब आपको इसको सीरियस लेना है और आपको ये अलार्मिंग है आपके लिए, अब आपने किसी किस्म के मुआयने की तरफ जाना है या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है, वो अलामात का ज़रा जिक्र कर आई थिंक दिस इज़ 100 मिलियन क्वेश्चन और इस प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही यही है जो अब आपने कहा है। बड़ी हम देर कर देते हैं पहुंचते पहुंचते हमारे यहाँ। अगर आपको सर दर्द के साथ शदीद उल्टियाँ, आंखों के आगे धुंधलापन या चक्कर आना या सर दर्द के साथ जिस्म की कोई राइट या लेफ्ट साइड एक साइड का कमज़ोर हो जाना, अगर इनमें से कोई भी अलामत आपको जाहिर होती है एंड प्लस एक और चीज़ जो अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स होते हैं, ठीक है, आप रात को सही सोते हैं और फजर की नमाज के वक्त आप सर दर्द के साथ जागते हैं और दिन गुजरने के साथ साथ आपका दर्द बेहतर हो जाता है, फिर जब आप सोते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। ये चंद जो 5-6 चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर ये आपके सर दर्द से एसोसिएटेड है, इमीडिएटली न्यूरोसर्जन के पास जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। डॉक्टर साहब कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि सर नीचे रखते हैं तो एकदम से ऐसे घूमता हुआ सब कुछ नजर आता है, वो भी अलामत मेरे ख्याल से नहीं, वो अगर सर दर्द के साथ एसोसिएटेड नहीं है तो फिर बिल्कुल भी अहम नहीं है। वो एक ENT रिलेटेड मोस्टली एक इशू होता है जिसमें आपके कान के इनर ईयर में एक फ्लूइड है, उसकी मूवमेंट थोड़ी सी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उससे आपको शदीद किस्म के चक्कर आ जाते हैं और वो वक्ती होते हैं और वो वक्त के साथ ठीक हो जाता है। जो अलामात मैंने बताई हैं वो लाजमन इस प्रोग्राम के तवज्जुह से समझ लें, क्योंकि हमारे पास हम अपने सोशल मीडिया पे भी ये चंक जरूर हमारे पास ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स तब आते हैं जब ब्रेन ट्यूमर आधे ब्रेन तक फैल चुका होता है। डॉक्टर साहब ये ट्यूमर की ही अलामत होती है या इससे कोई और इशू भी हो सकता है? और भी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इन अलामतों के साथ आप फौरन अपना वर्कअप कराएं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, शदीद सर दर्द, उल्टियाँ, चक्कर आना, रात को ठीक सोएं और सुबह अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स और जिस्म की किसी एक साइड का कमज़ोर हो जाना, अगर और साथ किसी किस्म की बेहोशी का दौरा पड़ जाना, ये 6 चीज़ें अगर हेडेक के साथ हैं तो कतन घर पे बैठ के ट्रीट ना करें। एक नॉर्मल तासुर पता क्या होता है, लोग कहते हैं इसको मिर्गी का शायद मसला है, वो अक्सर मैंने लोगों को देखिए मिर्गी के साथ सर दर्द नहीं होता, मिर्गी के साथ उल्टियां नहीं आती, वो चक्कर आके मिर्गी के साथ आम तौर पे 1-2 अलामात बीच में ऐसी आपने बताई है ना कि चक्कर आके बेहोश हो गए, तो शायद लोग कहते हैं कि ये वजह। लेकिन अगर आपको मिडिल एज में आके 35-40 साल की एज में आके पहली बार आपको चक्कर आया और आप गिर गए, तो मिर्गी तो आम तौर पे मिडिल एज में शुरू नहीं होती, तो बहुत पहले शुरू हो जाती है। तो मिर्गी की भी कुछ एजेस हैं, इस पे फिर एक बहुत लंबी गुफ्तगू है इस पे भी, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, आपकी जिस्म की एक साइड कमजोर हो जाती है या आप गिर जाते हैं, क्या ये मर्ज काबिल इलाज है? क्योंकि ट्यूमर का नाम सुनते ही लोग तो परेशान हो जाते हैं, आपकी आधी हिम्मत वैसे जवाब दे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त दुनिया के एडवांस सेंटर्स के लेवल पे काम कर रहे हैं और ब्रेन ट्यूमर्स के बेहतरीन इलाज हो रहे हैं। कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं, चंद एक, जो कि जिसको आप समझ लें कि वो जड़ों वाले रसोलियाँ होती हैं, उन्हें आप कैंसर वाले ट्यूमर कह सकते हैं, उनको आप निकाल भी दें तो वो 6 महीने में दोबारा वापस आ जाते हैं, लेकिन वो उतनी ये नहीं है कि आप सिर्फ वही ट्यूमर ही हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ट्यूमर्स हैं जिनके बड़े सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स हो रही हैं और मरीज 10-10 साल से ठीक हैं ऑपरेशन करवा के। अगर उनके टाइमली ऑपरेशन ना हुए होते तो शायद वो सर्वाइव ना कर पाते। सो ट्यूमर आज का ट्यूमर और आज से 20-30 साल पहले जो ट्यूमर के बारे में हम बात करते थे, देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इन चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर ना कीजिए। हम वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। आप तंदुरुस्त तभी नज़र आते हैं जब आपका दिमाग अच्छा काम कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ से हमने सारे काम करने। सो ज़रूर इन चीज़ों पे गौर कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। सर मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज में आज यही देना चाहूँगा कि ख़ुद को, अपने बच्चों को शदीद गर्मी से बचाएं और हर वक्त पानी की बोतल साथ रखें। और दोबारा वही जो आपने 100 मिलियन क्वेश्चन किया था कि अगर आपको सर दर्द के साथ शदीद उल्टियाँ, एक साइड के जिस्म की कमज़ोरी, बेहोशी का तारी होना या अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स ये है तो घर पे बैठ के इलाज ना करें, फौरी तौर पे किसी मुस्तनद न्यूरोसर्जन से रब्ता करें। ये 2 अहम पैगाम है आज के। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। ब्रेक होगी, फिर आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। थैंक यू। स्टूडियो में खुश आमदीद कहेंगे। जहाँ कहीं पे भी जिक्र होता है ना कि पावर लिफ्टिंग का और कुछ ऐसी चीज़ों का जाओ बहुत ज़्यादा आपको भारी भरकम लग रही होती हैं, तो ये समझा जाता है कि लड़कियाँ तो ये कर ही नहीं सकती हैं।
सिन्फ़े नाजुक कहा जाता था, मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि अब तो इस चीज़ को बिल्कुल ही उल्टा कर दिखाया है हमारे आजकल की लड़कियों ने, क्योंकि आजकल आप हर फील्ड में देख रहे हैं लड़कियां छाई हुई हैं। ये इतना वेट उठाना, और इसके अलावा मैं हर जगह पर देख रही हूँ, हर फील्ड में देख रही हूँ, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं लड़कियां। आज की हमारी मेहमान जिनके मनाजिर हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, दुबई से वो गोल्ड मेडल जो है वो जीत कर आई हैं, और इसके साथ साथ हांगकांग से वो 4 चांदी के जो हैं वो तमगे अपने नाम कर चुकी हैं, और मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ख़वातीन की नुमाइंदगी भी भरपूर अंदाज में करी। वेरोनिका सुहेल खोकर ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पावर लिफ्टर तो हमने लड़के ही सुने थे, सो लड़कियां और इतना वेट उठा लेना कैसे कर रही हैं? बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग हर कोई नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम 10 इयर्स हो गया मुझे वेट लिफ्टिंग करते हुए, और जो स्टार्टिंग थी वो ट्विंकल्स खेलने ली थी, जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उन्होंने कबड्डी करती थी, फिर उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की, तो उनको देख देख के फिर मैंने भी स्टार्ट की थी। तो बहुत मुश्किल है ये वेट लिफ्टिंग। जो पहली दफ़ा देखता है तो वो कहते हैं किया क्या आप लोगों ने, क्योंकि ये ऐसे 1 सेकंड में हम स्नैच और क्लीन जैसे आप जैसे आपने भी देखा वीडियोज़ में। मुझे ये बताइएगा कि इसके लिए अपनी केयर कैसे करती हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि एक हैवी आप कोई चीज़ उठा ले तो मसल पुल हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाती है। ये प्रैक्टिस में लेके आना, अपने आप को ट्रेनिंग करना। बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि मैं जब पहले स्कूल जाती थी तो स्कूल के बाद मैं आना एकेडमी जाना, एकेडमी के बाद ट्रेनिंग करना, तो जिससे मैं जान ही नहीं रह जाती थी। और हमारे सर वैसे राशिद मलिक जो हैं वो यूके में रहते हैं, वो अब पाकिस्तान में आए, हम सिस्टर्स को ट्रेनिंग करवा रही हैं, तो उन्होंने ना मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवाई ऐसी कि अब मेरी बॉडी में ये चीज़ अब, और खुदा का शुक्र है मुझे वेट लिफ्टिंग वैसे भी गॉड गिफ्टेड है, तो अब इतना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस हो गया हुआ है, और हम इंजरी को अपना वो जेवर समझते हैं कि जब तक हमें इंजरी ना हो जाए हम अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। इंजरी कब और कब बहुत ख़तरनाक हुई? मुझे हुई इंजरी ऐसे होती है, अक्सर होती रहती है, लेकिन खुदा का शुक्र कोई इतनी सीवियर इंजरी नहीं हमें हुई। सही। अच्छा, इसके लिए भी कुछ ना हर गेम में एक रूल्स होते हैं कि अगर आपने ये किया तो ये हो सकता है, तो कुछ रूल्स ऐसे होते होंगे जो आपको इंजरी से भी बचाते होंगे, और जो आपको पता है कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से आप जी बिल्कुल, वो ये होता है कि ट्रेनिंग पैटर्न के हिसाब से, और जो हमारे सर हैं उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से मोल्ड कर दिया हुआ कि अब मुझे कोई वो ही नहीं पड़ता कि मैं हंसी जाती हूँ कि अब ट्रेनिंग करके आ जाती हूँ, कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से हमें हमारे अंदर स्किल्स पैदा कर दी हैं। अब तो मैं खुद भी कोच हूँ, मैं LCW लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की फर्स्ट फीमेल कोच हूँ मैं। सही, चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट। अब मुझे ये बता दें, ये ट्रेनिंग करना, सीखना, उसके बाद कोचिंग, लेकिन इससे कहीं आगे होता है कि दूसरे ममालिक में जाके आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आपने दुबई में सोने का मेडल हासिल किया, जो उसको आपने किसके नाम किया वो तो हम जानेंगे आगे चल के, लेकिन कितना मुश्किल मुकाबला था? अभी तो मैं हांगकांग से एशियन यूनिवर्सिटी कप से मैं 5 मेडल लेके आई हूँ, 4 सिल्वर मेडल एशियन यूनिवर्सिटी कप में और 1 गोल्ड मेडल एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप में। तो बहुत मुश्किल था। मेन जो था ना, मुझे मुश्किलात जो आई थी पाकिस्तान में, वो मुझे ये आई थी, हमें स्पॉन्सरशिप का बहुत ज़्यादा इशू रहता था, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी, तो अपनी ओन पे जाना होता है। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे बाबा के लिए बहुत मुश्किल था कि 6 लाख 7 लाख करके मुझे भेजना। तो लेकिन ये एम था कि जब यहाँ से पाकिस्तान से मैं बैठी हूँ, गई हूँ ना एयरपोर्ट, तो बस ये एम लेके गई थी कि मैंने वहाँ पर जाना है और दूसरे मुल्क में जाके अपना एंथम करवा के आना है वहाँ पर। तो बस यही था। और दूसरा ये था कि जो अक्सर हमारा जो आ जाते हैं, हमारे इवेंट आ जाता है, और जो वो होते हैं इंडिया के साथ, तो जब इंडिया वाले हमारे एंथम के लिए ऐसे स्टैंड हुए हों और एहतराम से खड़े हों, तो बस वो सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट हमारे लिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब दूसरी जगहों पर जाती हैं, दूसरे ममालिक में जाती हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने अगर होमलैंड पे हो तो वो एक अलहदा से आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वहाँ जाकर
सारी सामान भी उन्हीं का होता है, तो उनको कभी चैलेंज फील नहीं हुआ कि ये पता नहीं मैनेज हो पाएगा या नहीं? जी ये हुआ था जब मैं पहले गई थी, फर्स्ट मेरा टूर था 2018 में दुबई में, तो मैं सब जूनियर कैटेगरी में खेली थी। तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे लिए नर्वस थी मैं, और मैं अंडर 16 थी, तो मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई और मेरे सर भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि बच्ची है और खेलेगी कैसे। मेरे पापा भी साथ गए हुए थे, तो पापा और सर ना बड़े डरे डरे आए। इंडिया के साथ मेरी फ़ाइट थी ना, तो कहती हैं कि वेरोनिका इज़्ज़त की सवाल है तो कर लोगी। तो पापा ना मुझे प्यार से मरनी कहते हैं, पापा कहते हैं मरनी कर लेंगी। मैं क्या पापा तो सिर्फ फिक्र ही ना करो, फट्टे चाक दंग इंडिया वाले आते। तो ये कॉन्फिडेंस होता है जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, हम देखते हैं कि वो चीज़ें जो हम अक्सर कहते हैं कि मुमकिन नहीं है, सो कल हमारे नौजवान जो हैं वो अपने जज्बे से उसको मुमकिन बनाकर दिखा रहे हैं, बहुत सारे नामुमकिनात को मुमकिन बनाकर दिखा रहे हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा हमारी, और आपकी मुलाकात कल होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।